unmute. So it's Now I think I am audible now. yes, sure. Yeah, now I can hear you. Thank you very much. Thanks for reminder. अपनी बात को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली इसेंशियल एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है, और ये इसेंशियल एम्प्लॉयमेंट स्किल्स दरअसल सीधी सीधी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इसेंशियल स्किल्स पे डिस्कशन करेंगे। और आज के डिस्कशन में ऑर्गेनाइजर्स, HCB एजुकेशन, HCB लीडरशिप स्क्वायर, HCB एजुकेशन, HCB लीडरशिप स्क्वायर ये एक ही है, और इम्प्रूव ट्रेनिंग्स जिनके फाउंडर खालिद नसीम साहब को अभी आप देख रहे थे। ये हमारा नाम है डॉक्टर काशिफ रजा खान। अब हम लोग आज के वेबिनार की शुरुआत कर रहे हैं। आज का मकसद है करियर की कामयाबी के सिलसिले में 3 पॉइंट पे बात करना, और वो 3 पॉइंट क्या है वो अभी आप देखेंगे। हमारा करियर सक्सेसफुल हो जाए, बहुत खास तौर पे बिगिनर्स के लिए हमारा करियर सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि व्हाट वी नीड फॉर आवर करियर, कि हम अपने करियर की कामयाबी के लिए हमारी क्या क्या ज़रूरत है वो हम जानें। उसके साथ साथ हमारे अंदर कमी क्या है, व्हाट वी लैक, इससे भी हम वाकिफ हों। हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और हमारे अंदर क्या क्या कमी है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास होना ज़रूरी है, तभी हम अपने करियर को एक करेक्ट स्टार्ट दे सकेंगे। हम लोग आमतौर पे देखते हैं हमारे साथी डॉक्टर सिकंदर आजम साहब भी हैं, माशाल्लाह, यू आर वेलकम। और भी कुछ साथी हमारे साथ आज शामिल हैं स्टूडेंट्स के अलावा। कहने का मुद्दा और आपका अटेंशन इनवाइट करने का मकसद ये है कि सभी स्टूडेंट और सभी जॉब एस्पिरेंट इन 2 मुद्दे पे अपने ध्यान देना उनके लिए ज़रूरी है कि व्हाट वी नीड, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है अपना करियर बनाने के सिलसिले में, और हमें कमी किस, हमारे अंदर कमी किन बातों की। इसके आगे हम अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट यू नीड टू डू अबाउट योर करियर, अपने करियर के सिलसिले में आपको क्या करना चाहिए, 3 बातें करनी चाहिए जो हम आगे अभी बताएंगे। एक सवाल यहीं पे अभी जो हमने कहा कि डू यू नो व्हाट यू डोंट हैव, क्या आप ये जानते हैं कि आपके पास किस चीज की कमी है, यानी आपके पास क्या नहीं है। एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी भी सब्जेक्ट का किया हो, किसी भी प्रोफेशनल या वोकेशनल का किया हो, या इवन आर्ट्स सब्जेक्ट से भी किया हो, सिंपल सब्जेक्ट से भी किया हो, आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, या टेक्नोलॉजी से किया हो, या मैनेजमेंट से किया हो, या किसी और सब्जेक्ट में किया हो। क्या आपके पास नहीं है, ये आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि टू गेट अ क्वालिफिकेशन इज इनफ फॉर अस। हायर एजुकेशन लेना या प्रोफेशनल एजुकेशन ले लेना, वोकेशनल एजुकेशन लेना हमें लगता है, हालांकि हमारी उम्मीद सही है, इफ वी टेक एजुकेशन वी शुड गेट ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड थिंग्स, ये बात सही है, ये उम्मीद सही है। लेकिन हमारा एजुकेशन डिजाइन ज्यादातर जगहों पे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के अलावा, उसको छोड़ करके, एजुकेशन का डिजाइन ही ऐसा है कि एजुकेशन इज मेनली लिमिटेड टू सब्जेक्ट टीचिंग। एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट टीचिंग और सब्जेक्ट नॉलेज तक ही लिमिटेड है, जबकि आपकी जरूरत इससे ज्यादा है। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आपने साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया, चाहे प्रोफेशनल ग्रेजुएशन किया है चाहे सिंपल ग्रेजुएशन किया है, एजुकेशन तो आपने हासिल कर लिया। व्हाट हैव यू गॉट, आपने हासिल क्या किया है, आपने उस सब्जेक्ट पे नॉलेज हासिल कर लिया है। नाउ
व्हाट यू नीड मोर देन योर सब्जेक्ट। आपको आपके सब्जेक्ट के अलावा भी कई चीजों की जरूरत है जो अभी आप सामने में देखेंगे। तो अब हम आगे स्क्रीन पे आगे ले चल रहे हैं। पहला स्टेप, आज के वर्कशॉप, आज के वेबिनार के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सामने में देखें। जो 3 पॉइंट हमने कहा था, आपका करियर प्रोसेस क्या है वो बताना। दूसरा, आपके सब्जेक्ट के अलावा आपको और किन चीजों की जरूरत है, और आपके करियर में जो स्टेजेस आएंगे, बोल रहा है, आपके करियर में जो स्टेजेस आएंगे उन स्टेजेस में आपको किन टैलेंट्स की और किन स्किल्स की जरूरत होगी। ये 3 मेन मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों को आप इन अल्फाज में भी सुन लें। पहला, आपका करियर प्रोसेस क्या है, यानी कि अगले स्टेप्स क्या हैं आपके। दूसरा, आपको जिन जॉब स्किल्स की जरूरत है उनमें 2 हिस्सा बांट लीजिए। एक, जॉब स्किल्स में हार्ड स्किल्स, और दूसरा जॉब स्किल्स में सॉफ्ट स्किल्स। इन्हीं 3 मुद्दों पे हम अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे करियर का प्रोसेस क्या है, यानी स्टेप्स क्या होंगे। मेरा पहला स्टेप क्या है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है। तो आज एक क्वालिफाइड स्टूडेंट जो जॉब एस्पिरेंट है, जॉब हासिल करना चाहता है, तो उसके 9 स्टेप्स को हमने अभी आपके सामने में रखा है, 9 स्टेप्स। और वो 9 स्टेप 9 साल के नहीं है, वो 9 स्टेप आपके अगले 1 या 1.5 साल या 2 साल के हैं, जिसकी आपको जरूरत है। और इनके बगैर आप एम्प्लॉयमेंट में कामयाब नहीं हो सकते, एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते। तो इनिशियल करियर में ये पहला स्टेप है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्क्रीन पे 9 स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला, आपकी जरूरत है इफेक्टिव सीवी अपने लिए बनाना, जिसकी बेसिस पे आप जॉब में अप्लाई कर सकें। सीवी लिखने से पहले भी 2-3 चीजों की आपको जरूरत है, उसको आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम आपके करियर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी आपके करियर स्टेप्स की बात कर रहे हैं। वीडियो ऑफ करें मोहम्मद शाहिद, काइंडली वीडियो ऑफ करें और ऑडियो भी ऑफ कर दें। सभी पार्टिसिपेंट्स, ये रिक्वेस्ट ये है, आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ रखें ताकि हम लोग अच्छी तरीके से बात कर सकें। आखिरी में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, आप सभी लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला सजेशन हम आपको आज दे रहे हैं कि आप अपना करियर प्रोसेस तय कीजिए, करियर प्रोसेस बनाइए। यानी आज से आपको आगे क्या करना है। पहला स्टेप आपका क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है। 9 स्टेप्स हमने आपके सामने में लिखा है। सबसे पहला है सीवी राइटिंग, यानी अपनी इफेक्टिव सीवी बने। सीवी कैसे बनेगी ये अलग सवाल है और आपको स्किल की जरूरत है जिसमें हम लोग हेल्प करेंगे, लेकिन वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा सबसे पहला है अपना करियर प्रोसेस तय कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीवी बनाना। दूसरा, इंटरव्यू स्किल्स सीखिए सो दैट यू कैन क्वालिफाई इंटरव्यू। ये दूसरा स्टेप है आपके करियर का। इंटरव्यू स्किल्स सीखने के बाद इंटरव्यू में आपने अप्लाई किया, अपीयर हुए, अगला स्टेप आपका है सिलेक्शन एट एग्जीक्यूटिव लेवल। आप स्क्रीन पे देखें, लिखा हुआ है सिलेक्शन, यानी आपने जॉब में अप्लाई किया, 2 स्टेप पार करते हुए। पहला सीवी आपने बनाया, इंटरव्यू सीखा और इंटरव्यू में आप अपीयर हुए, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू वो सारी प्रोसेस है, इंटरव्यू और सीवी अपने आप में सेशंस चाहिए, उसकी आज जरूरत नहीं है, आज आगे बढ़िए। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपका सिलेक्शन। एग्जीक्यूटिव लेवल का मतलब ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल कंप्लीट बाय योरसेल्फ, जो आप अपने हाथ से कंप्लीट कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको जॉब हासिल होती है, एक जॉब से रिलेटेड एक कंसेप्ट जहन में क्लियर कर लीजिए कि आप अगर जॉब करेंगे तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। तो अभी हम लोग बातचीत में प्राइवेट इंडस्ट्री को सैंपल के तौर पे ले लेते हैं। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से लेकर के मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करेंगे अगर, तो कंसेप्ट अपने जहन में क्लियर कर लीजिए कि हर दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 5 डिपार्टमेंट है, मेनली 5 डिपार्टमेंट। वैसे उन डिपार्टमेंट्स के अंदर और भी फर्दर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे,
लेकिन मेनली उनमें 5 डिपार्टमेंट होते हैं। दुनिया के किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आमतौर पे जिसमें इंजीनियर्स काम करते हैं। तो इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एनीथिंग डेवलपमेंट, एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनी सर्विस डेवलपमेंट, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंसेप्चुअली। ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी कम से कम 7 डिपार्टमेंट हो सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो। लेकिन मेन समझ लीजिए, पहला डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, दूसरा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, तीसरा डिपार्टमेंट फाइनेंस अकाउंटिंग, चौथा डिपार्टमेंट आईटी और आईटी सपोर्ट, और पांचवा डिपार्टमेंट है एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये मोटा मोटी दुनिया के हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन 5 डिपार्टमेंट में बटे हुए। अब आप दुनिया की किसी भी कंपनी में, छोटी कंपनी में, देश के अंदर किसी कंपनी में, देश के बाहर किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में करें चाहे किसी भी तरह की कंपनी में करें, जब आप अप्लाई करेंगे या वहां आपको जॉब मिलेगी तो इन्हीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी। अब इस डिपार्टमेंट में फिर और फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हो सकते हैं, जो हमने आपको बता दिया। जब वहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो पहली पोजीशन है आमतौर पे वो एग्जीक्यूटिव लेवल। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपका सिलेक्शन हो गया, ये आपका तीसरा स्टेप करियर का। चौथा स्टेप क्या है? इस बात को जहन में बहुत क्लियर कर लीजिए कि इंटरव्यू सक्सेस इज नॉट योर जॉब सक्सेस। इंटरव्यू इज योर एंट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, आपका सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो गया, या आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंजीनियर है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाइएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में जाइएगा। आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो या तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, मार्केटिंग में भी या तो आप सर्वे में गए, मार्केट रिसर्च में गए, या आप एडवर्टाइजिंग में गए, या फिर आप सेल्स में गए, सेल्स और रिटेलिंग में गए, या फिर आप सीआरएम में गए, या फिर अगेन आप रिसर्च में चले गए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप गए, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाइएगा, या फिर एचआर डिपार्टमेंट में जाइएगा, या फिर आईटी डिपार्टमेंट में अगेन टेक्निकल चले जाएंगे। यहाँ एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप गए। अगला स्टेप क्या है? ज्वाइनिंग। तो अभी आपकी सैलरी अभी नहीं आई है, इस बात को देख लीजिए। इंटरव्यू में कामयाब होने के बाद आपका जो अगला मुद्दा है, अगला माइलस्टोन है, वो आपकी सैलरी कंफर्मेशन। सैलरी आना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं आती है क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया। परफॉर्मेंस नहीं किया, सैलरी नहीं आएगी, और सैलरी नहीं आई तो फिर जॉब की कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसलिए चौथा स्टेप आपने देखें, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के भी एटिकेट्स होना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू डू ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के वक्त में क्या होगा? ज्वाइनिंग के वक्त में आपको टाइमली रिपोर्टिंग करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर अगले स्टेप में चले आइए, देखें इंडक्शन। तो कंपनी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब आपका इंडक्शन होगा। इंडक्शन कहते हैं इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग। तो ये 5वां स्टेप है आपका। इंडक्शन हो भी सकता है और कुछ कंपनी हो सकता है कि नहीं करेगी। अगर कंपनी ने इंडक्शन किया तब तो आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग मिल जाएगी, कंपनी के बारे में, आपके डिपार्टमेंट के बारे में, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, आपके वर्क स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर इंडक्शन आपको मिल गया तब इंडक्शन और जॉब ट्रेनिंग, ये दो है। इंडक्शन इनिशियल ट्रेनिंग को कहते हैं, जॉब ट्रेनिंग थोड़ा सा आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन ये होना चाहिए, हो सकता है, कंपलसरी नहीं। अगर आपने कंपनी में ज्वाइन कर लिया, इंडक्शन नहीं हुआ और जॉब ट्रेनिंग नहीं हुई और आपसे कहा गया काम शुरू कीजिए, तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू आई हैव टू लर्न इन द बिगिनिंग। हमको कंपनी से अभी क्या सीख लेना है, सो दैट आई कैन वर्क एफिशिएंटली, ताकि हम एफिशिएंटली काम कर सकें। अगर कंपनी ने आपको इंडक्शन और जॉब ट्रेनिंग नहीं दिया, फिर भी आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट आपको करना ही करना है, नहीं करेंगे सैलरी रुक जाएगी, और सैलरी अगर रुक जाएगी तो फिर आपका पर्पस फेल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि कंपनी इंडक्शन दे या ना दे, यू नीड टू नो व्हाट टू गेट फ्रॉम इंडक्शन, व्हाट टू गेट फ्रॉम जॉब ट्रेनिंग। तो बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना जरूरी है। सारे डिटेल अभी नहीं कर सकते, इसलिए कि और कई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो आज कंसेप्चुअली आप अपने स्टेप्स के बारे में और अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये हमारा मुद्दा है आज। अगला स्टेप है इंडक्शन के बाद, अगला स्टेप है फर्स्ट मंथ परफॉर्मेंस। फर्स्ट मंथ परफॉर्मेंस का मतलब है हाउ टू परफॉर्म इन द कंपनी इन दी फर्स्ट मंथ। पहले मंथ में आपको क्या करना है? ट्रेनिंग के दौरान यू हैव टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ऑल द इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कंपनी से कलेक्ट करना है, सीखना है, देखना है और उसको कंसेप्चुअली बिल्कुल अपने आप को क्लियर कर लेना है। अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। हो सकता है कि आपको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से समझ ही में नहीं आई है, और अगर समझ में नहीं आई है तो फिर आप वर्क नहीं कर पाएंगे, और वर्क नहीं कर पाएंगे तो कंपनी आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रही है, सैलरी में रुकावट आ सकती है, सैलरी में कटौती आ सकती है, सैलरी रोकी जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट मंथ में परफॉर्मेंस करने की कंडीशन और रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट मंथ में सबसे पहले आपको इंडक्शन और जॉब ट्रेनिंग के दौरान जॉब डिस्क्रिप्शन अपना समझना है, यानी कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझने के बाद उसको 1 महीने से पहले कंप्लीट करने का आपका अपना एक्शन प्लान होना जरूरी है। वीकली आपको कितना करना है और डेली आपको कितना करना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा कंपनी की और भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लिखित तौर पे हो सकता है कि आपको ना बताया जाए, नहीं समझाया जाए, नहीं कहा जाए, लेकिन कंपनी के एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे कंपनी के कल्चर को आप फॉलो करेंगे, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे, कंपनी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगी, इसको आप पहले से जानते हैं, और कंपनी के परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्राइटेरिया को आप मीट करेंगे, ये कंपनी एक्सपेक्ट करती है। हो सकता है कि उसने आपको बताया नहीं है, बता देना अच्छा है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन अगर नहीं बताया गया फिर भी आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करें। ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि आपके अंदर जॉब प्रोफेशनलिज्म हो, यानी आप टाइमली आए, मीटिंग को हर दिन टाइमली अटेंड करें, मीटिंग जो आपने अटेंड किया है तो उसके माइन्यूट्स लें, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हर एक इंस्ट्रक्शन पे आप काम करें। अगर काम करने में आपको कहीं पे रुकावट आती है, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ नॉलेज, कंफ्यूजन कुछ भी है, तो जैसे ही प्रॉब्लम आती है वैसे ही आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं। खुद सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होता है तो सीनियर की मदद लेते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर आप उस वर्क को छोड़ करके, इजाजत लेते हुए छोड़ करके अगले पॉइंट पे आप काम कंप्लीट करते हैं। और बाय द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, और शाम में जिस वक्त रिपोर्टिंग का टाइम है उस वक्त आप अपने आज के प्रोग्रेस को बताते हैं कि आज हमने क्या क्या काम किया है और कौन से काम को करने को में रुकावट आई, हमने उस पर कोशिश किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हमने आपकी इजाजत से आगे बढ़ गए। तो व्हाट इज दिस? पहले दिन जब आप ये कर रहे हैं और हर दिन आपका ये इन्वॉल्वमेंट, एटीट्यूड, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी, सॉल्यूशन, प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये सब आपके पास हर दिन है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट यू। लेकिन अगर ये कौन सा, आप देखिए, ये हार्ड स्किल नहीं है, ये हार्ड स्किल नहीं है, ये सॉफ्ट स्किल्स है, जिसको एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम कहते हैं, isn't it? ये आपकी जरूरत है एंड दिस विल कंट्रीब्यूट टू योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपके पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए ये कंट्रीब्यूटर्स हैं। कौन कौन से कंट्रीब्यूटर हैं? आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका वर्क कमिटमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका क्रिएटिविटी, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्किल्स। इट इज नाउ मूव अहेड। अगला स्टेप, फर्स्ट मंथ परफॉर्मेंस के बाद अगला स्टेप क्या है? 7वां स्टेप देखिए स्क्रीन पे, सैलरी कंफर्मेशन। दिस इज योर फर्स्ट अचीवमेंट। ये आपके पहले जॉब का पहला अचीवमेंट है कि सैलरी कंफर्म हो। आपकी 25,000 सैलरी है, दैट शुड बिकम कंफर्म। वो ऑन होल्ड नहीं होना चाहिए, वो कर्टेलमेंट, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कंपनी ने जो सेट किया था, आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव कर लें तो कंपनी विल कंफर्म योर सैलरी।
सैलरी कंफर्मेशन में कई तरह के इश्यूज आ सकते हैं, सैलरी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इशू आ सकते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। कंपनी ने जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया था, आपने बराबर परफॉर्मेंस किया, बराबर सैलरी पूरी आएगी। आपने कम परफॉर्मेंस किया तो आपने जितना परफॉर्मेंस किया है उसी के हिसाब से सैलरी आएगी, यानी कि सैलरी रिडक्शन होगा, और ये होना ही होना है, ये छूट नहीं सकता, ये होना ही होना है। उसके बाद आपने अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये तीसरा केस है। पहला केस क्या है, आपने बराबर परफॉर्मेंस किया, बराबर सैलरी आएगी। दूसरा केस क्या है, आपने कम परफॉर्मेंस किया, कम सैलरी आएगी। तीसरा केस क्या है, आपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आपको सैलरी भी पूरी आएगी प्लस इंसेंटिव आएगा, यानी सैलरी बढ़ा करके आएगी। और चौथा केस क्या हो सकता है सैलरी के सिलसिले में, किसी बंदे ने इतना कम परफॉर्मेंस किया है कि कंपनी सैलरी इशू करने के लिए मना कर रही है, यानी कि सैलरी होल्ड पे हो गई, सैलरी नहीं आई। तो ये चार तरह के केसेस आमतौर पे हो सकते हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल है। जरूरी ये है कि आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मीट करें। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मीट कैसे करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक काम करके। ये 7 स्टेप हमने आपके सामने में रखा। और 8वां स्टेप क्या है, 8वां स्टेप, ये 1 महीने का काम आपका कंप्लीट हो गया, यानी सैलरी कंफर्मेशन तक आपके स्टेप्स आपने समझ लिया और जान लिया। 8वां स्टेप आपके इनिशियल करियर का है प्रोबेशन पीरियड। एंड व्हाट इज प्रोबेशन पीरियड? प्रोबेशन पीरियड कहते हैं आपके इनिशियल टेस्ट पीरियड है, एक तरह का। ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी बंदे का सिलेक्शन हो गया तो कंपनी चेक करती है कि ये बंदा कंपनी में रखने के लायक है या रखने के लायक नहीं है। तो जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लायक कंपनी समझती है, उस बंदे को कंपनी कंफर्म कर देती है। और जिस बंदे के बारे में कंपनी को लगता है कि नहीं, हम इस बंदे को नहीं रखेंगे, ये रखने के लायक नहीं है, तो कंपनी उसको निकाल देती है, एग्जिट करा देती है। तो ये जरूरी है कि कंपनी को भी मौका मिले अपना एम्प्लॉय चेक करने का, और आपके पास भी मौका है 3 महीना कि आप अपने आप को परफॉर्मेंस करके साबित कर दीजिए कि आप कंपनी के लिए एक सूटेबल एम्प्लॉय। क्योंकि अभी आप कॉलेज के स्टूडेंट थे, जॉब एप्लीकेंट हैं, तो कंपनी किसको ढूंढ रही है? कंपनी इज नॉट लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ राइट एम्प्लॉय। कंपनी राइट एम्प्लॉय को ढूंढ रही है, स्टूडेंट नहीं ढूंढ रही। इसलिए आप राइट एम्प्लॉय हैं तो कंपनी आप ही को ढूंढ रही है, कंपनी आप ही को ढूंढ रही है। और सैलरी कंफर्मेशन तक आपने 1 महीना काम किया कंपनी में, कंपनी के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम किया, सैलरी आपको मिल गई। अगला जो 3 महीना है, वो अगला 3 महीना भी आपके लिए टेस्ट पीरियड। कंपनी के लिए 90 दिन का पीरियड होता है लीगली। अगर कंपनी ने आपको लिखित तौर पे ऑफर लेटर दिया है तो वो 90 दिन के अंदर ये डिसाइड करेगी कि वेदर कंपनी आपको रखेगी या कंपनी नहीं रखेगी। ये 90 दिन में उसको तय कर लेना है। तो लगभग ये 90 दिन का मतलब 3 महीना लगभग। तो ये 90 दिन में कंपनी आपको टेस्ट पीरियड के तौर पे रखती है, इसी को कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। तो आपके लिए ये 3 महीना हो गया, तो आपको पहला मंथ, दूसरा मंथ और तीसरा मंथ, तीनों मंथ में सैलरी कंफर्मेशन आपके लिए हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मीट कीजिए। कंपनी ने जो स्टैंडर्ड रखा है वही स्टैंडर्ड आप मीट करेंगे, यानी कि बराबर परफॉर्मेंस करेंगे। तो जब आप सक्सेसफुल प्रोबेशन पीरियड गुजार लेते हैं तब आपका जॉब कंफर्मेशन होता है। कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी पॉलिसीज के मुताबिक ये जो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, इसको कंपनी एक्सटेंड भी कर देती है, 6 महीना बना देती है और 1 साल भी बना देती है। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कर सकती हैं, उतना उनको उतने चेंजेस और उतने एडजस्टमेंट करना कंपनी को आता है। आपको जानना चाहिए कि आपका प्रोबेशन पीरियड आपके लिए टेस्ट पीरियड है। उस टेस्ट पीरियड में आपको अपने आप को साबित करना है
that you are the right employee for the company. अगर आप कंपनी के लिए प्रॉमिसिंग एम्प्लॉई हैं, यानी कि हाई परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो कंपनी आपको सिर्फ इसी जॉब के लिए नहीं आपको देखेगी। अगर आप प्रॉमिसिंग एम्प्लॉई हैं तो कंपनी आपके अंदर फ्यूचर देखेगी। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी आपके अंदर फ्यूचर देखेगी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस लेवल पे अच्छे परफॉर्मर हैं और अगले लेवल पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करने का पोटेंशियल आपके पास है, तो कंपनी आपको प्रमोशन के बारे में कंसीडर करेगी। यानी आपको सिर्फ इसी लेवल पे ही नहीं रखेगी और इतनी ही सैलरी नहीं देगी, बल्कि कंपनी आपको प्रमोशन के बारे में भी सोचेगी, आपकी सैलरी इंक्रीज करने के बारे में सोचेगी, पोजीशन और अथॉरिटी या तमाम बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के बारे में सोचेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी ये है कि यू नीड टू बी लाइक दैट, इजंट इट? तो हमने अब अगला स्टेप आप देखें स्क्रीन पे। 9वां स्टेप क्या है? योर फर्स्ट प्रमोशन। तो फर्स्ट प्रमोशन एट व्हाट? आप ध्यान से देखिए, इस पे लिखा हुआ है मैनेजरियल लेवल। तो पहली पोजीशन आपकी क्या थी? थर्ड स्टेप में देखिए, पहली पोजीशन आपकी थी एग्जीक्यूटिव लेवल, और दूसरी पोजीशन आपकी क्या है, या हो सकता है तीसरी पोजीशन, बीच में टीम लीडर भी आपको बनाया जा सकता है। तो टीम लीडर में आपकी सैलरी नहीं बढ़ती, या कंपनी बढ़ा भी सकती है, लेकिन जो पोजीशन है फॉर्मली वो आपका पहली जो मैनेजरियल पोजीशन है, आपको मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर जब बनाया जाएगा, तो दैट वुड बी योर फर्स्ट प्रमोशन। फर्स्ट प्रमोशन के लिए इस बात का आप ध्यान रखें कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आप हाई परफॉर्मर हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो इस लेवल पे तो आप ठीक हैं, लेकिन अगले लेवल पे जाने के लिए दैट इज नॉट इनफ। गुड परफॉर्मेंस एट वन लेवल इज गुड, बट गुड इज नॉट इनफ फॉर द नेक्स्ट लेवल। गुड परफॉर्मेंस अगले लेवल के लिए काफी नहीं होता है। अगर आप अगले लेवल के लिए इंटरेस्टेड हैं, यानी आपको प्रमोशन चाहिए, तो इस लेवल पे हाई परफॉर्मेंस करने के साथ साथ आपको अगले लेवल की एबिलिटीज अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। तो अगले लेवल की एबिलिटीज क्या होती? अगले लेवल की एबिलिटी होती है मैनेजरियल एबिलिटी। तो मैनेजरियल एबिलिटीज फिर क्या होती हैं? उसमें सबसे पहला है टीम मैनेजमेंट। सबसे पहला स्किल क्या है? टीम मैनेजमेंट स्किल्स। उसके अलावा और भी स्किल्स हैं। और क्या स्किल्स हैं? देखिए, अगर आप एक डिपार्टमेंट के मैनेजर अगर हो जाते हैं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या मिडिल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, आपका पहला प्रमोशन ही मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, तो आपको बहुत हेल्प मिलती रहेगी अपने सीनियर मैनेजर से। लेकिन अगर आपका पहला प्रमोशन मैनेजर हो गया, तो फिर आपकी जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, मैनेजरियल लेवल पे आप अपने काम के साथ साथ अपनी पूरी टीम और अपने पूरे डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। आप परफॉर्मेंस के साथ साथ और भी कई चीजों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, जैसे रेवेन्यू जनरेशन, और जैसे अपनी पूरी टीम का परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अपनी पूरी टीम का मोटिवेशन, हाई परफॉर्मेंस करवाना, और अपने टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, और मेरी पूरी टीम को सैलरी मिले। ये तो दिस इज एचआर रोल। आप एचआर मैनेजर नहीं बने हैं, बट यू एज सून एज यू बिकम अ मैनेजर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्रीज। आप एचआरएम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कुछ, आप मार्केटिंग के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, टीम हैंडलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आफ्टर यू गेट प्रमोशन, इजंट इट? तो हमने आपको आपके करियर प्रोसेस में हमने आपको बताया कि आज के दिन जब आप जॉब एस्पिरेंट हैं, तो आप आज के दिन अपना करियर प्रोसेस बनाइए। सबसे पहला स्टेप क्या है? सीवी बनाइए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपका सिलेक्शन जब होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के वक्त क्या करना है? उसके बाद इंडक्शन होगा। इंडक्शन आपको किस तरह अटेंड करना है?
उसमें क्या नॉलेज हासिल करनी है। उसके बाद एक मंथ, फर्स्ट मंथ आपकी जॉब परफॉर्मेंस है, उसमें क्या करना है, सैलरी कंफर्मेशन अपनी करनी है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड आपको 3 महीने के गुजरना कम से कम। उसके बाद जॉब कंफर्मेशन होगा और पहले प्रमोशन के लिए आप अपनी कोशिश करें, या पहला प्रमोशन आपको मिलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। ये आपके करियर के स्टेप्स हमने आपको बताए। ये आज के वेबिनार का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब अगले हिस्से पे, अगला हिस्सा क्या है, ये जो आगे के हमारे स्टेप्स हैं करियर के, उनको हैंडल करने के लिए हमें टैलेंट की जरूरत है, हमें स्किल की जरूरत है। यू कैन नॉट हैंडल योर करियर बीइंग ए स्टूडेंट। आप स्टूडेंट होकर के अपना करियर हैंडल नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल। डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिमेन अ स्टूडेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टूडेंट रहें, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी आपको स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रही है, वो आपको प्रोफेशनल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रही है, और आपको प्रोफेशनल एम्प्लॉय की तरह ही अपने आप को परफॉर्म करना है। तो हम जब प्रोफेशनल एम्प्लॉय हैं, वहां परफॉर्मेंस करना है, तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से टैलेंट की हमको जरूरत है। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ नॉन सब्जेक्ट्स की जरूरत अब हमको है अपने करियर को चलाने की। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, ये देखिए। ये नॉन सब्जेक्ट टैलेंट है, हमने आप यहाँ पे 7 या 9 मेंशन किया है। आपको नॉन सब्जेक्ट कौन कौन से टैलेंट की जरूरत। सबसे पहला आपका अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा, आपने इंजीनियरिंग किया, CS में किया, नेटवर्किंग में किया, टेक्निकल किया, ये मैकेनिकल किया, सिविल किया, या बिजनेस मैनेजमेंट में आपने पढ़ा, HRM किया, या मार्केटिंग किया, या फाइनेंस किया, या रिटेलिंग किया, या कुछ भी किया, या IT में किया, या प्रोडक्शन में किया, कुछ भी किया, कुछ भी आपने स्पेशलाइजेशन किया, कुछ भी आपका सब्जेक्ट था, वो आप सब्जेक्ट नॉलेज सीख करके आए, ये माना जाता है। उसके अलावा आपकी क्या क्या जरूरत है, अब यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए। उसके अलावा आपको जरूरत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की आपको जरूरत है, ये जो आपका कोर सब्जेक्ट के अलावा है। दूसरा, ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत है। और तीसरा, इमेज मैनेजमेंट की जरूरत है, यानी कि सर से पैर तक जो आप दिखाई देते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो आपको जो पहला एडिशनल स्किल नॉन सब्जेक्ट टैलेंट की जरूरत है, वो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे CV राइटिंग। तो CV क्या है, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आपको किस चीज की जरूरत है, इंटरव्यू स्किल्स की जरूरत। इंटरव्यू क्या है, ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और किस चीज की जरूरत है आपको, पर्सनल इंट्रोडक्शन की आपको जरूरत है, मीटिंग स्किल्स की आपको जरूरत है, इजंट इट। रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, रिपोर्ट बनाने की जरूरत है, कस्टमर हैंडलिंग की जरूरत है, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत है, या प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत है, या काउंसलिंग की जरूरत है, या रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, या लेटर लिखने की जरूरत है। ये सब क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा नॉन सब्जेक्ट टैलेंट क्या है, आप स्क्रीन पे देखें, करियर मैनेजमेंट स्किल्स, यानी इसेंशियल करियर स्किल्स। कम से कम इसेंशियल करियर स्किल्स की आपको जरूरत है, जिसमें जॉब सर्च किस तरह करेंगे, जॉब सर्च करने के लिए कौन कौन से टूल की जरूरत है, CV की जरूरत है, रिज्यूमे की जरूरत हो सकती है, etc। और करियर सिलेक्शन किस तरह करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, जॉब्स कहाँ है, कहाँ जॉब ढूंढेंगे, etc। मेरा करियर पाथ क्या होगा, अभी जो हमने आपको बताया 9 स्टेप, तो वो आपका करियर पाथ था, करियर प्रोसेस या करियर पाथ। करियर पाथ आपका क्या होगा, ये इसेंशियल करियर स्किल्स। इसके अलावा आपकी जरूरत क्या है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करेंगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो आपको एग्जीक्यूटिव स्किल्स की जरूरत है ताकि आप अपने जॉब को अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकें। अगला देखिए, एग्जीक्यूटिव लेवल पे परफॉर्मेंस करने के बाद आप प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, तो यू नीड मैनेजरियल स्किल्स, ताकि आप एक टीम को हैंडल कर सकें, एक डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकें, लोगों को हैंडल कर सकें। इसके बाद आपकी जरूरत क्या है, यू नीड लीडरशिप स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन में आपको हाउ यू हैव टू लीड बाय परफॉर्मेंस, आपको लीडरशिप स्किल्स की जरूरत है।
उसके बाद पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल, कॉम्पिटिटिव, फॉर्मल पर्सनैलिटी की आपको जरूरत है। दीज आर योर नॉन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स। आगे देखें, सोशल एंड एथिकल अवेयरनेस, दिस इज ऑल्सो योर नीड, क्योंकि आप लोगों के साथ काम करेंगे तो सोशल स्किल आपके पास आपकी जरूरत है। लोगों के साथ आपको जस्टिस के साथ में ट्रीटमेंट करना है, इंसाफ के साथ ट्रीटमेंट करना है, अच्छाई के साथ ट्रीटमेंट करना है, ईमानदारी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ईमानदारी और वफादारी करना है, अपने कस्टमर के साथ ईमानदारी और वफादारी करना है, अपने सीनियर के साथ ईमानदारी और वफादारी, अपने जूनियर के साथ ईमानदारी, वफादारी और केयर करना है। व्हाट आर दीज ऑल? दीज ऑल आर सोशल एंड एथिकल अवेयरनेस ही नहीं बल्कि स्किल्स ऑल्सो। इसके बाद फिर लीडरशिप स्किल्स हमने मेंशन कर दिया और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हमने मेंशन कर दिया। ये आपके नॉन सब्जेक्ट टैलेंट्स हैं जिसकी आपको जरूरत है। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आप कोर सब्जेक्ट से मिलाएंगे अपनी क्वालिफिकेशन से, तो ये अगर आप इंजीनियर हैं तो ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आप बिजनेस, आप बीबीएम या एमबीए हैं तो ये दरअसल बिजनेस मैनेजमेंट के कोर सब्जेक्ट्स नहीं है, ये नॉन सब्जेक्ट टैलेंट्स जो हमने अभी आपको मेंशन किया। अब इसके आप आगे चलें। जो 9 स्टेप आपने देखे हैं अपने करियर में, उन 9 स्टेप्स को आप 6 स्टेज में फिर बांट सकते हैं, जिनको जो आप स्क्रीन पे देखिए। 6 स्टेजेस हैं जिसमें आपको टैलेंट की जरूरत है और जिसमें आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पहला बिफोर इंटरव्यू स्टेज, दूसरा इंटरव्यू स्टेज, तीसरा ज्वाइनिंग इंडक्शन और जॉब ट्रेनिंग स्टेज, चौथा सैलरी कंफर्मेशन, पांचवा प्रोबेशन पीरियड और छठा प्रमोशन। ये वो स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस का सामना आप अपने करियर में करेंगे। आज से लेकर के अगला 1 साल तक या अगले 1 साल से 2 साल के दरमियान तक आपका करियर यहां से लेकर के अगले 1 साल तक इन 6 स्टेजेस से गुजरेगा। या आपको जो करियर में प्रोसेस हमने बताया 9 स्टेप्स, उन 9 स्टेप्स से आप गुजरेंगे। तो आपको अब जरूरत क्या है? 2 तरह के स्किल्स की आपको जरूरत है। इन तमाम स्टेजेस को हैंडल करने के लिए 2 तरह के स्किल्स की जरूरत है, जिनमें एक आपके जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उसके हार्ड स्किल्स यानी कोर जॉब स्किल्स। एज फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियर है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। उसके बाद फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा। मार्केटिंग के अलावा फाइनेंस, उसी तरीके से आईटी और उसी तरीके से एचआरएम डिपार्टमेंट। आपका सिलेक्शन वहां हो गया तो उस डिपार्टमेंट के कोर स्किल्स की आपको जरूरत है, और कोर स्किल्स के अलावा फिर कुछ सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत। तो कोर स्किल्स क्या हो गया? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो प्रोडक्शन के स्किल या टेक्निकल स्किल, ये कोर स्किल है आपका। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप चले गए तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी फर्दर डिपार्टमेंट से अब सेल सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है सेल्स। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स स्किल, तो सेल्स क्या होता है? सेल करना, यानी कि सेल आपसे क्या क्या कहता है? प्रोडक्ट का नॉलेज होना, मार्केट का नॉलेज होना, कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर को कन्विंस करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को एक्सप्रेस करना यानी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना। तो सेल्स स्किल्स आपको जरूरत है, लेकिन सेल्स स्किल्स के अलावा आपको कई और सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है। जैसे हमने आपको बताया कम्युनिकेशन की जरूरत है, करियर स्किल्स की जरूरत है, इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत है, टीम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की जरूरत है, एग्जीक्यूटिव स्किल्स की जरूरत है। तो आपके सामने किस तरह के स्किल? 2 तरह के स्किल्स की जरूरत। एक, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उस डिपार्टमेंट का कोर स्किल जिसको आप हार्ड स्किल कह सकते हैं, और दूसरा हार्ड स्किल के अलावा कई स्किल्स की आपको जरूरत है जिसको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं या इसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं। तो इसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या क्या है अभी हमने आपको मेंशन करके बता दिया। तो अब आप स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने अभी ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, और
इन्हीं स्टेजेस में अभी आप देखें, अभी स्क्रीन पे देखिए, इंटरव्यू स्टेज में ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू कौन कौन सी चीजों की जरूरत, जैसे रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग आपका कोर स्किल नहीं है, ये सॉफ्ट स्किल। कम्युनिकेशन स्किल है, तो कम्युनिकेशन स्किल के तहत ये सॉफ्ट स्किल। रिपोर्टिंग करना, सीवी सबमिशन करना, आपका इमेज मैनेजमेंट, सर से पैर तक आप किस तरह कपड़ा पहनते हैं, कैसा हेयर स्टाइल है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं सामने वाले का। तो डॉक्यूमेंट, आपके इंटरव्यू के एटिकेट्स, सवाल और जवाब, फिर सैलरी का नेगोशिएशन, सैलरी नेगोशिएशन किस तरह किया जाता है। फ्रेशर का सैलरी नेगोशिएशन 3 पॉइंट पे होता है, और एक्सपीरियंस का सैलरी नेगोशिएशन दूसरी तरह से होगा। अगर आप फ्रेशर हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर के बाद जब आप आखिरी हिस्से में इंटरव्यू के पहुंचते हैं, तो सैलरी नेगोशिएशन का स्टेज आता है, जिसमें कंपनी आपसे सवाल पूछती है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, या पूछती है कि आप क्या सैलरी लेंगे। तो ये सैलरी नेगोशिएशन का स्टेज। सैलरी नेगोशिएशन एक फ्रेशर के लिए 3 स्टेप में करना चाहिए। सबसे पहले स्टेप में उनको अमाउंट ऑफ सैलरी मेंशन नहीं करना चाहिए, बल्कि इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन इसको शो करना चाहिए कि हम आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। पहले अपना इंटरेस्ट टू वर्क शो करना चाहिए। दूसरा, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट शो करना चाहिए। ट्रस्ट का मतलब यह है कि कंपनी का जो करियर प्लान है, यानी कंपनी ने आपके लिए जो कंपनसेशन तय किया है, सैलरी स्लैब तय किया है, और सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन का जो सिस्टम आपके लिए कंपनी ने तय किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कहते हैं करियर प्लानिंग। तो सेकंड स्टेप में आप कंपनी को ट्रस्ट शो करेंगे कि हमें आपके करियर प्लानिंग पे पूरा भरोसा है कि आप हमें एनफ कंपनसेशन देंगे और हमें ग्रोथ का मौका देंगे। तो ये 2 चीज आपने की। ये सैलरी नेगोशिएशन के स्टेज में आपने 2 बात कही, पहला इंटरेस्ट इन दी कंपनी, दूसरा ट्रस्ट इन करियर प्लानिंग। अब तीसरे स्टेप पे आप अमाउंट ऑफ सैलरी की बात कर सकते हैं। तो कंपनी ने जो आपको सैलरी स्लैब मेंशन किया, उसमें से मैक्सिमम से शुरुआत कीजिए, उसके बाद फिर आप सैलरी फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये नेगोशिएशन स्किल, ये क्या है, ये भी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है, आपको ऑफर लेटर हासिल होता है, और बाकी स्टेप्स को हमने अभी आपके सामने ऑलरेडी मेंशन किया। ज्वाइनिंग, इंडक्शन, जॉब ट्रेनिंग का स्टेज, उसमें आप ज्वाइनिंग किस तरह करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंडक्शन होगा, जॉब ट्रेनिंग होगी। उसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू नो, सैलरी कंफर्मेशन से पहले 1 महीना कंपनी में आप परफॉर्मेंस करेंगे। कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन को ठीक से समझेंगे, जॉब प्रोसेस को समझेंगे, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को समझेंगे, जॉब प्रोफेशनलिज्म को समझेंगे, जो हमने आपको बताया, रिपोर्टिंग वक्त पे करना, मीटिंग में वक्त पे जाना, माइन्यूट्स लेना, कंपनी के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना, वह स्टेप बाय स्टेप सारा काम कंप्लीट करना। काम में प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना, खुद से सॉल्व नहीं हो तो सीनियर की हेल्प लेना, सीनियर की हेल्प लेने के बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो अगले स्टेप पे आगे बढ़ जाना, शाम के वक्त रिपोर्टिंग करना, टाइमली रिपोर्टिंग करना। लेकिन अगर इस सिचुएशन में कोई बंदा ऐसी गलती करता है कि जिस वक्त रिपोर्टिंग का टाइम है, उस वक्त बंदा कह रहा है कि सर ये काम हमको तो नहीं आता था, हम नहीं काम कर सके, तो शाम के वक्त जब आपको रिपोर्टिंग करनी है, उस वक्त आप प्रॉब्लम बताएंगे तो कंपनी के सामने नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा, और कंपनी आपको सिलेक्ट करने, फाइनली आपको जॉब कंफर्मेशन करने के बारे में नहीं सोचेगी, isn't it? तो ये इसेंशियल जॉब प्रोफेशनलिज्म जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफेशनलिज्म यानी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से पहले अवेयर होना, फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी को फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट और कल्चर को फॉलो करना। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंपनी आपका परफॉर्मेंस का अप्रेजल करती है, यानी परफॉर्मेंस चेक करती है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्राइटेरिया से अवेयर होना और क्राइटेरिया के मुताबिक परफॉर्मेंस करना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई, और हमने आपको ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपके जॉब से रिलेटेड 2 तरह के स्किल्स आपको सीखने चाहिए। एक कोर जॉब के स्किल्स जिसको हार्ड स्किल आप कह सकते हैं, और दूसरा सॉफ्ट स्किल्स जो उनके अलावा है, जो अभी आप स्क्रीन पे कई चीजों को पॉइंट वाइज आपने देखा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान हालात कुछ भी नहीं बदलेंगे, जैसा पहले मंथ में हालात थे ऑर्गेनाइजेशन का, आपका एनवायरनमेंट था, वैसे ही रहेगा। लेकिन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो इम्पैक्ट करेंगी आपके चारों तरफ मौजूद हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर,
ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस क्या होता है? सीनियर के साथ रिलेशनशिप, अपने पीयर्स के साथ यानी बराबरी के लोगों के साथ रिलेशनशिप, और जूनियर के साथ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप आपको नई अंडरस्टैंडिंग देता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप में ये वो रिलेशनशिप नहीं है जैसी कि आज तक आपने देखी है। आपने आज तक क्या क्या रिलेशनशिप देखी है? आपने भाई देखा है, दोस्त देखा है, बहन देखा है, माँ बाप देखा है और टीचर देखा है। इसके अलावा प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपने देखा नहीं है। तो होता क्या है वहां, डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे सीनियर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होने का मतलब ये है कि आप सीनियर के ऑर्डर को समझते हैं और फॉलो करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, दिस मीन्स यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर सीनियर। इफ यू आर ओबीडियंट, if you are able to follow the instruction and complete the instruction and order of your senior, this means you have good relationship with your senior. ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंसिपल है, एक साइकोलॉजिकल सवाल है, whether boss is always right या boss is sometimes right, sometimes wrong. Boss can be partially right, partially wrong. तो इस तरह की जो सिचुएशन है, तो इस तरह की सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एकदम क्लियर है। क्लियर क्या कल्चर है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? बॉस इज ऑलवेज राइट, इजंट इट? तो इसमें कोई दाहिना बायां या कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है। एक क्लियर सी बात है, बॉस इज ऑलवेज राइट। जो बॉस ने कहा यानी कि सीनियर ने जो आपको कहा है वही करना है। तो सीनियर के साथ रिलेशनशिप का मतलब यही हो गया। अब जूनियर के साथ रिलेशनशिप का मतलब क्या है, और पीयर्स के साथ रिलेशनशिप का मतलब क्या है, और कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जूनियर के साथ गुड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप अपने जूनियर्स को क्वालिटी सुपरविजन दे पाते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यू हैव एबिलिटी टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्क टू योर जूनियर्स। आप अपने जूनियर को काम करने का क्लियर इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, ये पहला। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन आपके जूनियर्स को आने वाले प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाते हैं। वो प्रॉब्लम लेकर के आए, आपने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और ऑर्गेनाइजेशन में आपके जूनियर काम करने में आपस में उन लोगों का कोई झगड़ा हो गया तो आपने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उनके झगड़े को खत्म कर दिया। जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए तो उसको आपने सॉल्व कर दिया। कोई क्रिएटिव सिचुएशन है तो क्रिएटिव सिचुएशन में आप अपने प्रोएक्टिव एक्शन से आपने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अपने जूनियर को, किसी कमजोर जूनियर को आपने सपोर्ट करके उसको एम्पावर कर दिया, बेहतर कर दिया। If you have ability to do these all, and if you have ability to motivate your juniors for better performance, this means you have good relationship with your juniors. तो क्या हम लोग आपस में ऐसा करते हैं? हम लोगों ने ऐसा सोचा है? आप तो अपने दोस्त से नाराज हो सकते हैं और ये एक्सपेक्ट करेंगे मेरा दोस्त हमको मनाएगा। आप अपने भाई से नाराज हो सकते हैं और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे भाई हमको मना लेंगे या मेरा भाई हमको मना लेगा। आप अपनी बहन से केयर के बारे में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी बहन मेरी बात मानेगी, मेरा केयर करेगी, मेरा ये काम करेगी, मेरा वो काम करेगी, हम उसको गिफ्ट ला करके देंगे। Isn't it? You expect this type of relationship in your personal life, but you cannot expect this type of thing from your organizational life. आपने आपके सीनियर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारी मदद करें, उन्होंने नहीं किया, आपको डांट दिया आपकी छोटी सी गलती पे। Isn't it? तो नेचुरल क्या है कि आपको गुस्सा आया, आपको अच्छा नहीं लगा, बट प्रैक्टिकली आपको क्या करना है? यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर एंगर, यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन स्मार्टली। आपको अपनी सिचुएशन स्मार्टली हैंडल करनी है। कोई जूनियर है, उससे आप नाराज हैं किसी बात से लेकिन आप उसको अपनी नाराजगी की वजह से आप उसको इंस्ट्रक्शन देने में कमी नहीं कर सकते, हेल्प करने में कमी नहीं कर सकते, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप पीछे नहीं हो सकते। Isn't it? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर खराब असर पड़ेगा। This is the meaning. These are the different meanings of organizational relationship. Do you understand this? कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप का मतलब क्या है?
व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर? कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपने अपने कस्टमर को जिस प्रोडक्ट का, जिस क्वालिटी का, जिस क्वांटिटी का वादा किया है, आपने वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, वही सर्विस आपने दिया, बल्कि उससे भी अच्छा दिया। If your customer is satisfied more than his own expectation, so you have very good and a strong relationship with your customer, isn't it? और bad relationship का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने कंपनी को, आपने कस्टमर को जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो बैड रिलेशनशिप हो जाएगा। Do we understand this? So we need to understand organizational relationships. ये क्या है? This is part of your organizational life, isn't it? This is not your core subject, but this is necessary for your effective employee या effective employment performance. Effective job performance के लिए ये चीजें जरूरी है, और ये core skill नहीं है, ये soft skills that you need. Do we understand this? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के और आपके करियर स्टेप्स, कम से कम अगले 1 साल और 2 साल के जो करियर स्टेप्स हैं, उससे हमने आपको अवेयर कराया। उन सिचुएशन में आपके साथ साथ कौन कौन से हालात आएंगे, उन हालात में आपको क्या करना चाहिए, हमने एक ओवरव्यू आपको दिया है। अब सजेशन आपके लिए कुछ सजेशन है। ये प्रमोशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको करना, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हाई परफॉर्मेंस करना, ये आपकी ज़रूरत है। और एग्जीक्यूटिव लेवल पे रहते हुए मैनेजरियल एबिलिटी आपके अंदर आना, उसके बाद कंपटीशन का ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग को समझना कि ऑर्गेनाइजेशन आपको करियर प्लानिंग क्या दे रही है, पहला स्टेप क्या है, दूसरी पोजीशन कौन सी होगी, उसकी सैलरी क्या है, तीसरी पोजीशन कौन सी होगी, आप कैसे एलिजिबल बनेंगे, उसका सैलरी इंक्रीमेंट, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, ये आपको जानना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग इसको कहते हैं। और आखिरी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी आपके परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाएगा और उसी की बेसिस पे आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो लिहाजा आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्राइटेरिया से अवेयर होना चाहिए, ताकि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्राइटेरिया को मीट करें और परफॉर्मेंस अच्छा कर सकें, और प्रमोशन की क्राइटेरिया को मीट कर सके, प्रमोशन हासिल कर सकें। आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपकी करियर नीड्स हैं, जो कि रिवीजन के तौर पे क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप स्क्रीन पे देखिए। हाउ टू सर्च जॉब्स एंड हाउ टू अप्लाई, how to write effective CV, how to learn effective interview skills, how to do salary negotiation in the interview, how to behave and perform in the company in the first month, during joining, during induction, during job training or during first month, how to behave and perform. अगला क्या है, how to confirm your salary, उसके बाद how to confirm your job, how to confirm your probation period, और उसके बाद आखिरी क्या है, how to get promotion. तो ये हमने सारे स्टेप्स आपको बता दिए। आपकी नीड भी आपको लिस्ट वाइज हमने आपको आपकी नीड बता दी। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोर स्किल्स नहीं है। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, स्क्रीन पे ध्यान से गौर से देखिए। योर करियर नीड्स तो ये आपके हैं, लेकिन ये आपके कोर स्किल नहीं है, ये सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है। जो करियर नीड्स में अभी जो आपके सामने में नीड्स है, ये सब आपके सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है। तो HCB एजुकेशन जिसने आज ऑर्गेनाइज किया है, तो इन नीड्स के बेसिस पे हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जिसको एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग कहते हैं या फर्स्ट जॉब सक्सेस ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये 1 हफ्ते की एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग है, जिसके बारे में खालिद सर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपकी नीड है, और इन नीड के बगैर को पूरा किए बगैर कोई भी स्टूडेंट अपने करियर की स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा कुछ स्किल्स हैं जिसको कोर स्किल्स कहते हैं, जैसे मार्केटिंग, जैसे रिटेलिंग, जैसे HRM एंड रिक्रूटमेंट, उसी तरीके से मार्केटिंग रिसर्च एंड सर्वे, उसी तरीके से CRM। तो बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ कोर स्किल्स पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं।
वो स्टूडेंट्स जो अपने अंदर कोई जॉब स्किल नहीं पाते हैं या जिन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं किया है, तो वो हमारे यहाँ से कोर स्किल्स पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, 3 मंथ के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और उनके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स, तो ये सॉफ्ट स्किल्स पे भी 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्लस 1 हफ्ते का बैकअप, यानी कि 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम वो अटेंड कर सकते हैं। तो फर्दर इंफॉर्मेशन आप खालिद साहब से हासिल कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमसे कनेक्ट भी रह सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक एनालिसिस की स्क्रीन है, कॉस्ट ऑफ लॉस। तो कॉस्ट ऑफ लॉस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट 1 महीना अगर बेरोजगार रह जाता है तो उसका कितना लॉस हो गया। अगर हमने क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया, हासिल करने के बाद हमने जॉब हासिल नहीं किया, कंपनी ने ये कॉलेज ने कैंपस प्लेसमेंट नहीं कराया, चाहे कोई भी वजह हो जाए, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ या हमने नहीं किया या होता ही नहीं है कैंपस प्लेसमेंट मेरे कॉलेज में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो हमारी जरूरत है ना। हमने पढ़ा है ताकि हमको एम्प्लॉयमेंट मिले, हमने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो ये हमारा नुकसान। तो इस नुकसान को आप मेजर कीजिए कि ये नुकसान कितने रुपए का है, कॉस्ट ऑफ लॉस। अगर कोई एक बंदा 1 महीना बेरोजगार है तो उसको कितने हजार रुपए का नुकसान हो गया, ये हमने एक एवरेज तौर पे कैलकुलेट किया है। आप स्क्रीन पे देखें, कॉस्ट ऑफ 1 मंथ, तो मोर और लेस 20,000 से 50,000 रुपए का 1 महीने का नुकसान है आपका, अगर आप 1 महीना बेरोजगार रह गए। तो कितने दिन हम बेरोजगार रहे या अगले और कितना दिन हम बेरोजगार हैं या रहेंगे, अगर 1 महीना से लेकर के 24 महीने तक अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहा तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 20,000 रुपए से लेकर के लगभग कई लाख रुपए का नुकसान हो जाता है अगर हम बेरोजगार रहे हैं 1 महीना से या जितना भी महीने हम रहे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो हमारा सजेशन यही है कि अपने आप को रोजगार के लायक बना लें और जिस तरह के रोजगार मौजूद हैं उस रोज तरह के रोजगार के स्किल्स खुद सीख लें। 2 तरह के स्किल्स हमने आपको बताया, एक कोर स्किल्स, जिस डिपार्टमेंट में जाना है या जिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं उस डिपार्टमेंट की कोर स्किल्स, चाहे एचआरए में रिक्रूटमेंट सीख लें, चाहे आप मार्केटिंग के स्किल्स सीख लें, चाहे मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट तरह के स्किल्स हैं, चाहे सीआरएम स्किल्स सीख लें, चाहे अकाउंटिंग के बेसिस पे कोई कोर्स कर लें, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर लें, बट यू नीड टू हैव टैलेंट। आप जॉब स्किल्स हासिल करेंगे, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स, दोनों तरह के जॉब टैलेंट आपके पास होंगे तो जॉब आपकी। अगले 1 महीना या अगले 3 महीने के अंदर आप रोजगार में ऑलरेडी होंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, isn't it? तो इसी के साथ मेरी बात यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको वो बातें बताई, इन बातों से आपको फायदा हुआ होगा और उन बातों ने आपको वाकई हमने आपको उन स्टेप्स से अवेयर कराया है जिन स्टेप्स की आपको जरूरत है। स्क्रीन पे हम लोगों के फ़ोन नंबर हैं, आप उनसे कनेक्शन में हम लोग के रह सकते हैं। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अटेंड कर सकते हैं। अब बहुत ही अफोर्डेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। हम इसी के साथ साथ अपनी बात को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और हम चाहेंगे कि आज का सेशन और आज के टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया है उस टॉपिक पे हमारे साथी डॉक्टर सिकंदर आजम साहब वो अपनी बातों का इजहार करें कि आज का टॉपिक कैसा था और ये स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक कैसा रहा। तो डॉक्टर सिकंदर आजम साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ अपने अल्फाज से हमें नवाजें और आज के वेबिनार के आज के टॉपिक के बारे में कुछ बातों का इजहार करें। डॉक्टर सिकंदर आजम साहब, आप हैं?
जनाब खालिद नसीम साहब, आप फिलहाल कंटिन्यू करें जब तक मैं उनसे कनेक्ट होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब के लिए हम अवेलेबल हैं। आप सवाल जवाब पूछना चाहें तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ओवर डॉक्टर खालिद नसीम साहब, ओवर टू यू। यस सर। पार्टिसिपेंट्स आज हम लोग अपने इस वेबिनार के बिल्कुल लास्ट स्टेज में हैं और अब हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। जिन पार्टिसिपेंट्स को भी कोई सवाल करने का है वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल कर सकते हैं। हम लोग उसके आंसर्स के लिए ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो पार्टिसिपेंट्स अपना सवाल हमें वॉइस मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर वो टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी कर सकते हैं और अपने फीडबैक्स भी हमें ज़रूर दें। आपके फीडबैक्स हमें हमारे सेशन में और भी चेंजेस लाने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। आपके फीडबैक्स की ज़रूरत है हमें। और हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सर ने आपको बताई, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जो भी पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड हैं वो हमारे नंबर पर जो आपके पास होगा या फिर आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हमारा नंबर ले सकते हैं और हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग की पूरी डिटेल देंगे। हमारी जो ट्रेनिंग है एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट की ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग के बारे में हम आपको बताएंगे और हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो हमारी पेड ट्रेनिंग होती है और बहुत ही, जैसे सर ने बताया आपको, बहुत ही अफोर्डेबल ट्रेनिंग हम लोगों ने डिज़ाइन की है कि एक स्टूडेंट या एक ग्रेजुएट या एक अभी जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है वो स्टूडेंट उसको बहुत आसानी से अफोर्ड कर सके। तो हमारा मकसद है आपको एम्प्लॉयबल बनाना, इसलिए हमने बहुत ही अफोर्डेबल ट्रेनिंग रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद नसीम साहब। आप लगातार हमारे साथ और हमारे इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। मैं इसी बीच हम दोबारा चाहेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर सिकंदर आजम साहब जो इकफाई यूनिवर्सिटी में हैं हैदराबाद, तो उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो बाइक पे आए और आज का वेबिनार कैसा रहा और जो टॉपिक सिलेक्शन हम लोगों ने किया वो टॉपिक आज के स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, उस पर कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सिकंदर आजम साहब, मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सुन रहा था आपकी सारी बातों को, बस थोड़ी देर के लिए आई वाज डिस्कनेक्ट हुआ था, बट अदरवाइज आई वाज देयर। So the topic is very much apt, especially in this COVID-19 era, where so many people has left their job and there is gradually the unemployment is increasing. So keeping in mind those things, this topic was very much apt and is much required actually in this present context. And whatever things we have shared, and that will work a lot, that will help a lot, especially to those who are unemployed, those who have not been engaged into job so far, those who have not started the career, because these are the experience which you have shared. Basically all these experience one can only understand after doing the job. So they are those who are attending this session, they are very much privileged to know all these things. I mean, about the CV, about the interview process, about that probation period, and then the promotion, and then how probably you can be, you can get the better job, and then changing job from one place to the another place. So all these things are much important, especially in the career, in a student's career. So the topic is very much apt, sir, and I really appreciate we have a faculty, we have a I mean that sir in Gaya who is giving this kind of induction program to all the students. So काफी अच्छा था sir, no doubt at all.
आई मीन ये सारे लर्निंग आमतौर पे एक 10-15 साल जॉब करने के बाद एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल रियलाइज। तो वो अभी से जब इंफॉर्मेशन मिल रही है तो दैट विल हेल्प देम अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेशन पीरियड क्या है, उसके बाद हमारे साथ क्या हो सकता है, सैलरी कैसे बढ़ेगी, फर्दर प्रमोशन कैसे मिलेगा। So these are the very important part, especially. So one thing which I have realized, especially for those who are pursuing BTech and MBA, so most of the private colleges, they are assuring for the job, okay, I will give you the 100% placement or maybe that 90% placement, and in fact they are able to place a student also. But ultimately the challenge comes after the 6 months. Okay, a student thought that okay, fine, I have done BTech and I'm graduate and postgraduate, and I've got the job also, which might be around 30, 40, 50,000 per month. But the challenges which they face in the company, so many of them will be retrenched, many of them will be sent out, okay, from the company. So these are the workshop which will help them to survive in the market. Placement तो आपको मिल चुका है, and जैसा कि कुछ private colleges ने जो आपको assurance दिया, even की government colleges and universities में, so that one step you have already achieved. But ultimately how to survive there, how to get the promotion, how these are the major challenges the students are facing. तो बहुत सारे जॉब मिलने के बाद भी बाहर हो जाते हैं, एंड देन दे विल बिकम अनएम्प्लॉयड, और उनको लगेगा कि अरे कॉलेज वालों ने प्लेसमेंट नहीं दिया, और दिया भी तो बहुत अच्छा नहीं दिया. So these things has to be taken into consideration, and if they have a practical exposure, if someone who has gone through this, someone who has given a very proper guideline before entering into the career, this will definitely and certainly help them to be stable over there, to get the promotion and to do much better in their own career. So काफी बेहतर था सर, काफी अच्छा था, and I'm really glad to have interaction with you all. काफी बेहतर था सर. Thank you, thanks a lot सर. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और आपके इस इनसाइट से स्टूडेंट को और मजीद फायदा मिला होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आर ज़्यादातर दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, लेकिन व्हेन दे गेट सजेशंस फ्रॉम पर्सनालिटी लाइक यू माशाल्लाह, या थ्रू वर्कशॉप्स लाइक दिस, तो दे गेट फर्स्ट टाइम एक्सपोजर अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू फेस प्रैक्टिकली इन देयर coming future step by step. So I really appreciate your remarks, and I welcome each and every word of your remarks. Thank you very much. Welcome sir.